नमस्ते भैया। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले तो माफ़ी चाहेंगे कि क्लास लेट हो गई, और लेट होने के पीछे वजह, जय हिंद जी, कुछ वजह ये रही कि जैसे, नमस्ते भैया नमस्ते, बहुत ज़बरदस्त कोहरा है बाहर और पहुंचने में थोड़ा सा देर हो गई है ना। आपको पता ही है कि सड़क पर चलते हुए टेंशन ये तो रहती है, एक तो हम सेफ रहें, और उस समय टेंशन ये है कि हमारी वजह से किसी और को चोट ना लग जाए। बहुत ज़बरदस्त फॉग है बाहर, और मतलब गाड़ियाँ चल क्या रही हैं, गाड़ियाँ रेंग रही हैं। तो जहाँ मैं सवा घंटे में पहुँच जाता हूँ, आज मैं जो है अगर 3 सवा 3 घंटे में ऑफिस पहुँचा हूँ। तो इतना नहीं पता था कि इतना लेट हो जाएंगे। फिर भी कुल मिलाकर आपसे माफ़ी चाहते हैं इस चीज़ के लिए। कोशिश करेंगे कि और घर से फिर कल और जल्दी चला जाए अगर यही स्थिति रहती, क्योंकि इस बार गर्मियाँ ठीक ठाक पड़ी, मानसून अपने पैटर्न पे था। तो उम्मीद ये है कि सर्दियाँ भी इस बार अपने पैटर्न पे ही रहेंगी, सर्दियाँ बढ़िया पड़ेंगी। फिर कुछ बच्चों के मैं आपको बता दूं, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज भी प्राप्त हुए हैं बच्चों के, जिनका कहना ही है कि सर इकोनॉमिक्स थोड़ी सी हमें टफ लग रही है। अब टफ लगने का सीधा अर्थ यही होता है कि समझ में नहीं आ रही है। तो मैं बार बार क्लास में एक बार हमेशा कहता हूँ कि भाई ये सब्जेक्ट जो है इतना आसान नहीं है, ठीक है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस सब्जेक्ट को बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में, साधारण भाषा में मैं आप तक डिलीवर कर सकूं। फिर भी उस बीच में अगर कुछ अड़चन आती है तो हम आपके लिए तैयार हैं, ठीक है। मान लो ऐसा नहीं होता कि 100 बातें अगर किसी ने बताई हैं तो 100 की 100 बातें ना समझ में आए, ऐसा कभी नहीं होता। होता है 2-4 पॉइंट ऐसे होते हैं जो नहीं समझ में आते हैं। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं 100% उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा, आपके समस्या का समाधान करूंगा। और वहां पर भी अगर नहीं होता है तो मैं क्लास में उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। कमेंट्स अपडेट कर दीजिए आप एक बार, ताकि मुझे सारे दिख जाए, ठीक है भैया। तो ऐसा है, और कुछ बच्चों का मैंने कमेंट भी देखे टेलीग्राम में। तो हम आपके लिए हैं, और आपकी हर एक समस्या हमारे लिए बहुत मायने रखती है, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको है तो निसंदेह रूप से मुझे उसको सुलझाना ही पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, हाँ, वो थोड़ा सा भी टेक्निकल ग्लिच भी था, प्रयास जी, है ना। समझ गए आप लोग? ठीक है, बात समझ में आ गई जी। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ हम लोग बहुत बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं। हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी कर रहे थे। एक ऐसा बैंक जो सारे बैंकों के ऊपर है, एक ऐसा बैंक जिसमें सरकार का खाता है, एक ऐसा बैंक जो बैंक को कंट्रोल करता है। हमारा अगला सवाल, गुरु जी बैंकों को क्या कंट्रोल करना? बैंक तो अपना काम करते ही हैं, बैंक तो अपना काम करते हैं। नहीं, बैंक ऐसा होता है कि मान लीजिए बैंकों में आपस में कंपटीशन हो जाए, और एक बैंक ये सोच ले कि जी पूरे पूरे भारत में लोन मुझे ही बांटने हैं, तो वो अपनी जो रेट है उसे कम कर सकता है। क्या कर सकता है? उसे कम कर सकता है। जब आप वो उसको रेट को कम कर देगा तो ऐसे में लोन ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। उस लोन ज़्यादा हो जाएंगे तो कोई बार वो लोग भी लोन ले लेते हैं जो एलिजिबल नहीं रखते, फिर वो एनपीए बन जाता है। एनपीए एक ऐसी स्थिति होती है जब बैंक को इस बात का समाधान हो जाए कि ये पैसा वापस नहीं आ सकता, ठीक है। ये पैसा क्या नहीं आ सकता? वापस नहीं आ सकता है, जिसे एनपीए, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं जिन्हें, कि भाई अब ये जो पैसा है ये पैसा वापस नहीं आएगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस बात पे ध्यान रखता है कि भाई कहीं ऐसी गड़बड़ ना हो जाए, बैंकों में कोई नेगेटिव, है ना, नेगेटिव चीजें नहीं आनी चाहिए, है ना। बैंकों में आपस में कोई नेगेटिव चीज ना हो, ठीक है। बात समझ में आ गई जी। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना कि हम उसी बैंक के बारे में पढ़ रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक बहुत जो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि एक तो देश में महंगाई ना बढ़े, क्या बने, महंगाई ना बढ़े, और डेवलपमेंट ठीक ठाक तरीके से होता रहे, समावेशी विकास होता रहे। हम इसी बात पर आज अपनी कहानी को शुरू करूंगा मैं। हमारा उद्देश्य क्या है? हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दो मुख्य कार्य हम लोग देखेंगे। एक कार्य है आरबीआई के कार्य, जो कार्य थे, मैंने बहुत सारे कार्य लिखवाए थे। आरबीआई के जो कार्य हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक कार्यों में से एक कार्य यह है कि वो भैया नोटों का छपाई करता है। क्या करता है जी? नोटों की छपाई करता है। क्या करता है? नोटों की छपाई, है ना। और इस बारे में जानने में सबको रुचि है कि नोटों की छपाई होती कैसे है, ठीक है। नोटों की छपाई कैसे होती है? एक होता है कि आरबीआई का मुख्य कार्य महंगाई को, या जो मुद्रास्फीति है, महंगाई को कम कर देना, महंगाई को कम करना या स्थिर करना, कम करना या स्थिर कर देना। यह कोशिश सरकार करती है कि महंगाई जो है अगर वो बढ़ रही है तो वो तरीके से बढ़े, फ्लक्चुएट ना करे। कभी बहुत ज्यादा महंगाई हो गई, कोई बहुत ज्यादा महंगाई कम हो गई, तो महंगाई को कम करना या स्थिर करना,
ठीक है। एक क्या होता है जी, एक होता है देश में समावेशी विकास को बढ़ावा देना, देश में समावेशी विकास को बढ़ावा देना, समावेशी विकास को बढ़ावा देना, देश में समावेशी विकास को क्या देना, समावेशी विकास को बढ़ावा देना। समावेशी विकास जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहा जाता है भैया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैंने पिछली कुछ क्लासेस में आपको समावेशी विकास के बारे में बताया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। एक ऐसा विकास जो मौजूद संसाधन है उससे हम तो अपना डेवलपमेंट करें ही करें, उनको इस प्रकार से प्रयोग करें कि वो आगे तक बचे रहें। ऐसा नहीं है कि सारे संसाधनों को हम ही खत्म कर दें और ऐसे में आने वाली पीढ़ी को कुछ ना मिले। तो समावेशी विकास को बढ़ावा देना भी काम होता है। आइए साहब, चलिए अब सवाल आता है कि जो आरबीआई का मुख्य कार्य है नोटों की छपाई करना, नोटों की छपाई कहां होती है ये मैंने आपको बताया था। हेडिंग डालिए, नोटों की छपाई कैसे होती है, नोटों की छपाई, नोटों की छपाई कैसे होती है, नोटों की छपाई, है ना। अब इस चीज को ऐसे समझो, कुछ लोग ये कहते हैं कि जी अगर भारत में गरीबी है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इतने नोट छापते एक दिन में गरीबी खत्म कर देगा, है ना। ये भी तो मानते हैं कि नोटों की छपाई ऐसे हो सकती है कि एक दिन में जो है गरीबी खत्म हो सकती है। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट छापने के लिए पूरी तरीके से आजाद नहीं है। अगर वो अपनी मर्जी से नोट छापेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए इसके लिए आरबीआई, इसके लिए आरबीआई न्यूनतम कोष प्रणाली का इस्तेमाल करता है, न्यूनतम कोष प्रणाली का प्रयोग करता है, न्यूनतम कोष प्रणाली का प्रयोग करता है। किसका इस्तेमाल करता है, न्यूनतम कोष प्रणाली का। हमारा सवाल यही है कि जी न्यूनतम कोष प्रणाली क्या होती है जिसके माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है नोटों की छपाई करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोटों की छपाई करने के लिए 200 करोड़ रुपए का रिजर्व अपने पास रखना होता है। इसके तहत भैया 200 करोड़ रुपए का, 200 करोड़ रुपए का जो रिजर्व है, रिजर्व अपने पास रखना होता है। रिजर्व अपने पास रखना होता है। जैसे कोई आदमी, ऐसे समझो आप, कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि मुझे ना ये बिजनेस करना है, मुझे ये बिजनेस करना है, तो आपके घर वाले क्या कहेंगे, तू कुछ भी कर ले, तू 20,000 रुपये घर में दे हमें पहले, तू पहले 20,000 रुपये हमें घर में दे, उसके बाद तू कुछ भी कर लेना। अब मान लो 20,000 रुपये उस आदमी ने अपने घर में दे दिए, अब उससे 5,000 रुपये बचे हुए हैं, तो वो उस 5,000 से बिजनेस करे, कुछ भी करे। तो वो ये भी तो कह सकता है कि भाई आपने जो मुझसे मिनिमम पैसे मांगे थे 20,000 रुपये, वो मेरे आपको मैं दे रहा हूं, अब जो मेरे पास पैसे बचे हैं उनसे मैं कुछ भी करूं, है ना। इसी तरीके से आरबीआई क्या करती है, आरबीआई को 200 करोड़ रुपए का रिजर्व अपने पास रखना होता है। इस रिजर्व में क्या होता है, ये जो 200 करोड़ रुपए का रिजर्व है भैया, 200 करोड़ रुपए के रिजर्व में आपको क्या चीजें ध्यान रखनी होती हैं। रिजर्व में भैया 115 करोड़ का तो गोल्ड होना चाहिए, 115 करोड़ का गोल्ड आपके पास होना चाहिए। और जो 85 करोड़ है, 85 करोड़, उसकी आपके पास विदेशी मुद्रा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, विदेशी मुद्रा होनी चाहिए। अगर इतना है आपके पास, और मान लो आपके पास अब टोटल 210 करोड़ हो गया है,
तो 10 करोड़ के नोट छाप लो। क्या छाप लो? 10 करोड़ के आप नोट छाप सकते हैं। लेकिन आपको एक न्यूनतम चीज अपने पास रखनी होती है, जैसे 115 करोड़ गोल्ड हो गया और 85 करोड़ के आसपास की आपके पास विदेशी मुद्रा होनी चाहिए। ठीक है, या सुन लीजिए भाई संदीप बाबू, संदीप, देवेंद्र, पंकज, समझे? तो आपको न्यूनतम कोष प्रणाली का प्रयोग करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोटों की छपाई करते समय। तो समझ गए कि नोटों की छपाई अपनी मनमानी से नहीं हो सकती। अगर नोटों की छपाई आपने पता चला कि एक दिन में गरीबी दूर कर दी, ठीक, तो दिक्कत हो जाएगी, उससे मुद्रा की वैल्यू बहुत गिर जाती है ना। सर आम आदमी आरबीआई में खाता खुल नहीं, आरबीआई में खाता आम आदमी नहीं खुलवा सकता। ये जो बच्चों का डाउट मैं लिख देता हूं, एक बच्चे का डाउट आया है, क्या आम आदमी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में खाता खुलवा सकता है? नहीं। याद रखना, आरबीआई में केवल सरकार का खाता होता है। आरबीआई में सरकार का खाता होता है, सरकार का खाता होता है। आरबीआई में किसका खाता होता है? सरकार का खाता होता है। एक चीज मैं आपसे पूछूंगा कि आपने कभी सुनी है या नहीं सुनी है। आपको ध्यान होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव या उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हुए आपको 15,000 रुपए जमानत राशि देनी पड़ती है। यस और नो लिखिए कि हाँ हम सुने हैं इस बात को कि 15,000 रुपए जमानत राशि देनी पड़ती है। सुनी है आप लोगों ने? हरिमोहन, रिंकू, गौतम जी, बताऊंगा बेटा ब्लैक मनी व्हाइट मनी क्या होती है। विकास, सुनी है ये बात कि अगर आप इलेक्शन लड़ोगे तो आप जमानत राशि गांव के प्रधान की भी होती है। सबको अब इलेक्शन लड़ने के लिए एक जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। बताइए। अभय राजा, होता सुना है। अब मान लो जो आदमी इलेक्शन लड़ रहा है और उसको उतनी वोट नहीं मिली जितनी मिनिमम है, तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। लोग ये भी कहते हैं ना कि अरे क्या इलेक्शन लड़ेगा तो तेरी जमानत राशि भी जब्त हो जाएगी। तो जब वो जमानत राशि जब्त हो जाती है तो वो जमानत राशि कौन जब्त करता है? वो जमानत राशि आरबीआई के पास जब्त होती है। वो जमानत राशि कहां होती है? आरबीआई के पास जब्त होती है ना। कि जब आप इलेक्शन लड़ने के लिए जो मिनिमम राशि जमा करते हो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की, वो जमानत राशि कहां जब्त हो जाती है? उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब्त कर लेता है। वो 15,000 रुपए तुम्हें वापस नहीं मिलेंगे। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आई। तो इस तरीके से आरबीआई जो है नोट छापता है और आरबीआई कोशिश करता है कि इतना भी नोट ना छापते कि मामला पंगे में फंस जाए। ठीक है, सबके पास अगर पैसा हो जाएगा, अचानक से मांग बढ़ जाएगी। मांग बढ़ने से होगा क्या? उद्योग धंधे पूर्ति नहीं कर पाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी। तो पता चला कि जो महंगाई को कम करना चाह रहे थे, गरीबी मिटाने के चक्कर में महंगाई इतनी बढ़ा दी कि देश तहस नहस हो गया। क्या हो गया? देश तहस नहस हो गया है। आइए साहब, तो इसी क्रम में हम देखेंगे कि आखिरकार आरबीआई महंगाई को कैसे कम करता है। मैं फिर बोल रहा हूं, ठीक है रंजना कुमारी जी, मैं फिर बोल रहा हूं, ये जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, इस टॉपिक में अगर आपने दिमाग नहीं लगाया तो आप सावधानी हटी और दुर्घटना घट जाएगी। ठीक है सर, आरबीआई के पास कितनी विदेशी मुद्रा रिजर्व में है, इसके आंकड़े आरबीआई नहीं देता है। ठीक है, आपको इसके आंकड़े नहीं देता, वो आरबीआई का मामला है, सरकार का मामला है। ठीक है, चलिए सवाल यह आता है कि आरबीआई महंगाई को नियंत्रित कैसे करता है? आरबीआई महंगाई को नियंत्रित कैसे करता है? आरबीआई महंगाई को नियंत्रित और स्थिर कैसे करता है? और स्थिर कैसे करता है? कैसे करता है? मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। एक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक मिनट जरा इस तरफ आइए, इस बात को समझने से पहले एक मिनट के लिए इस तरफ आइए। ठीक है, आरबीआई जो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके नीचे अन्य वाणिज्यिक बैंक होते हैं। क्या होते हैं? वाणिज्यिक बैंक। एक मिनट के लिए समझिए। और इन वाणिज्यिक बैंकों के नीचे जनता होती है। क्या होती है? जनता। तो जनता का तो कोई संबंध आरबीआई से होता नहीं, जनता का कोई संबंध आरबीआई से नहीं है। अब जनता को पैसे चाहिए, जनता को लोन चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए, खाता खुलवाना है और सब्सिडी लेनी है, कुछ भी काम करना है, वो जनता आरबीआई के पास नहीं जाती। जनता किसके पास जाती है? इन कॉमर्शियल बैंकों के पास, जैसे स्टेट बैंक हो गया, पीएनबी हो गया,
कैनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, भारत में कुछ ग्रामीण बैंक भी हैं, है ना, तो इनके पास आप जाता है, ठीक है। देखिए, आप पहले मेरी बात को ध्यान समझिए, ये थोड़ा टॉपिक उलझाने वाले जैसा है। अब जनता इनके पास जा रही है, वाणिज्यिक बैंकों के पास। सरकार को यह पता चले कि अब ये क्या करता है, यही वाणिज्यिक बैंक जनता को धन की आपूर्ति करते हैं। क्या करते हैं? यही वाणिज्यिक बैंक क्या करते हैं भैया? धन की आपूर्ति करते हैं। धन की आपूर्ति। मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल बताता हूं, है ना, रियल टाइम एग्जांपल आपको मैं बताता हूं। शताक्षी, करण, गौरी, सुनिएगा। तुम्हारे बैंक में मान लो 1 करोड़ रुपए जमा है और तुम बैंक के पास पहुंचो कि मैनेजर साहब 50 लाख रुपए दे दीजिए हमें। मैनेजर क्या कहेगा? भाई साहब 50 लाख रुपए इकट्ठा नहीं दे सकते हम आपको, हमारे बैंक में इतना कैश ही नहीं है, और हम आपको दे देंगे तो बाकी में दिक्कत हो जाएगी। तो बैंक धन की आपूर्ति करते समय ध्यान रखता है, भले ही आपका कितना करोड़ रुपए कितना बैंक में क्यों ना जमा हो, है ना। हमें याद है कि एक बार ऐसा हुआ था घटना हमारे पिताजी के साथ कि इतना पैसा एक साथ नहीं दे सकते हम आपको, तो वो पैसा नहीं देते हैं इकट्ठा, है ना। आप चले जाओ कि साहब सुबह ही जाना, कि छोटे बैंक तो मना ही कर देते हैं कि हमारे पास तो इतना पैसा है ही नहीं, हम तो मंगाएंगे जी पैसा आपको दे देंगे, दोपहर बाद आ जाना, थोड़ी बहुत हमारे पास डिपॉजिट आ जाएंगे उसमें से दे देंगे आपको, लेकिन आपको इकट्ठा पैसा नहीं देंगे हम, ठीक है, हमारे पास नहीं है पैसा। तो यही वाणिज्यिक बैंक जनता के लिए धन की आपूर्ति करते हैं। धन की आपूर्ति कैसे हो सकती है? कोई व्यक्ति जिसका बैंक में खाता है, उसका पैसा जमा है वहां, उस पैसे में से निकाल सकता है, ठीक है, पैसा निकाल सकता है, या फिर आपको लोन दे सकता है, आपको लोन देगा, आपको ऋण दे सकता है, आपके लिए क्रेडिट कार्ड जारी कर सकता है। क्या जारी कर सकता है? क्रेडिट कार्ड जारी कर सकता है। या बैंक यह कर सकता है कि चलिए ऐसा है कि क्रेडिट कार्ड है और आपकी ही जमा वापस कर सकता है, आपकी जमा ही वापस कर सकता है, आपकी जमा वापस करे, जमा वापस करे। बहुत ध्यान से देखो कि जब कभी फेस्टिवल सीजन आता है ना, नया साल आता है, या लोगों पे अचानक से पैसा आ जाता है, तो एक तो वो खरीदारी करना ज्यादा करना शुरू कर देते हैं, है ना, खरीदारी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप इस चीज को समझिए कि मान लो आप बैंक के पास गए कि भाई साहब हमें एक कार खरीदनी है, हमें आप 10 लाख रुपए दे दीजिए। बैंक ने कहा कि हाँ ले जाइए, और मिनिमम डॉक्यूमेंट्स पर बैंक ने क्या करा? आपको लोन दे दिया, है ना। और अभी एक आदमी को पता चली कि ज्यादा जरूरत नहीं है, तुम आधार कार्ड पैन कार्ड लेके चले जाओ, आपको लोन मिल जाएगा। अचानक से आप क्या देखते हैं? अचानक से आप ये देखते हैं कि लोनों की भरमार लग जाती है। भारत में लोन लेने को तो लोग एकदम तैयार ही रहते हैं। जब लोन लेने के लिए तैयार रहते तो अचानक से लोन बढ़ गए, और लोन बढ़ने से जो 10 लाख रुपए आपको मिले, आपने कार खरीदी, मोबाइल खरीदा, या घर की मरम्मत कराई, तो घर की मरम्मत करोगे तो सीमेंट खरीदोगे, ईंट खरीदोगे, ये है ना, और अपनी या कोई जरूरत पूरा करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि आपको अचानक से मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा। अगर बैंक आसानी से ये सब कर दे, अगर बैंक क्या कर दे रहा है, बैंक अगर आसानी से ये सब कर दे, यहां समझने की जरूरत है भैया, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर बैंक ये सब काम आसानी से कर दे तो मार्केट में पैसा ज्यादा आ जाएगा, है ना। मार्केट में क्या आ जाएगा? पैसा ज्यादा हो जाएगा, मार्केट में आपको पैसा ज्यादा मिल जाएगा। मार्केट में पैसा क्या हो जाएगा? एकदम से ज्यादा हो जाएगा। और जब मार्केट में पैसा ज्यादा हो जाएगा तो यह बात पक्की है कि उस केस में आपको महंगाई बढ़नी तय है। अगर बाजार में मार्केट आसानी से कर दे तो और पैसा ज्यादा, तो आपको 100% आपकी महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसका उल्टा भी हो सकता है, बैंक आपको लोन देने में दिक्कत करे, बोले ऐसे नहीं मिलेगा, सिविल स्कोर चेक कराइए, एक गारंटर लेकर आइए, चेक लेकर आइए, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड दिखाइए, हम आपकी ट्रैक हिस्ट्री देखेंगे, ठीक है। लोन मिल गया, और जब लोन मिल गया तो उस पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा कर दिया कि हम आपको जो पर्सनल लोन देते थे 11.5% सालाना पर देते थे, हम आपको 13% सालाना पर देंगे। तो कई बार लोग ये सोचते हैं कि इतना महंगा लोन नहीं लेना चाहिए। और जब लोन की प्रक्रिया बहुत मुश्किल होती है, जब लोन की प्रक्रिया बहुत मुश्किल होती है तो यह भी निकल कर आता है कि आसानी से लोन नहीं मिला तो लोग लोन लेने से झिझकते हैं। जब अगर मुश्किल कर दे तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा और महंगाई कम हो जाएगी, है ना। पता चला कि जी हमने तो लोन के लिए अप्लाई किया था, अचानक से फोन आता है
कि आपको हम कार नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे जी? आपका लोन नहीं हुआ, आपका लोन नहीं हुआ, आपको कार नहीं मिलेगी। तो ऐसे में जनता को पता चल जाता है कि लोन लेना भी इतना आसान नहीं है। तो ऐसे में महंगाई कंट्रोल रहती है। अब सवाल यह है कि क्या ये जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, क्या ये अपनी मर्जी से सब कर सकते हैं? है ना? क्या अपनी मर्जी से ये सब कर सकते हैं? जो कॉमर्शियल बैंक हैं, क्या अपनी इनकी मर्जी चल रही है? ये कब चाहें लोन को आसान बना दें, कब लोन को कठिन कर दें, है ना? कई बार आप क्या देखते होंगे कि जो बैंक होता है वो लोन की वसूली तेज कर देते हैं, लोन की वसूली तेज कर देते हैं। क्या ये बैंकों की मनमानी है कि लोन हम मुश्किल देंगे, आपको लोन आसानी से देंगे, मुद्रा की आपूर्ति घटा देंगे, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ा देंगे, है ना? क्या ये सब बैंकों की अपनी मनमानी होती है? नहीं, इन सारी चीजों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। पहले बातों से ही समझना होगा, तभी लिखित समझ में आएगा। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कॉमर्शियल बैंक को गाइडलाइंस देता है कि इधर आइए स्टेट बैंक जी, कितना पैसा बांटा? बोले 10 लाख करोड़ बांट दिया है पूरी दुनिया में। बोले सुनो, कितने परसेंट बांटा था? बोले 8% पे। रेट बढ़ाओ 9%। इससे क्या होगा? इससे लोग लोन कम लेंगे, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह भी कह सकता है कि इधर आइए, कितना पैसा है आपके पास लोन देने के लिए? बोले जी 1000 करोड़ रुपए हैं, हम उसको लोन में बांट सकते हैं। कितना पैसा मिलता वहां पर? बोले जी 8% मिल जाएगा। बोले 7.5% अगर हम दे दें तो? रिजर्व बैंक बोले जी हम आपको दे देंगे 7.5% पे। सवाल यह उठता है कि जो पैसा 8% पे जा सकता था वो 7.5 पे क्यों जा रहा है? इन कॉमर्शियल बैंकों को यह बात पता होती है कि रिजर्व बैंक को अगर पैसा दिया तो यह पैसा सेफ है। यह पैसा क्या है? यह पैसा सेफ है। तो वो आधे % का नुकसान बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन वो पैसा अपना रिजर्व बैंक को दे देते हैं। क्या दे देते हैं? वो अपना पैसा भैया रिजर्व बैंक को दे देते हैं। तो ऐसे में जब रिजर्व बैंक को ये बैंक पैसा दे देंगे तो जनता को देने के लिए पैसा नहीं बचेगा, महंगाई कंट्रोल रहेगी। या कई बार ऐसा भी होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कई बार ये कोशिश करता है कि लगता है महंगाई कम हो गई है जी, इधर आओ बैंक जी, सारे बैंक इधर आओ, पैसा वैसा चाहिए? बोले हाँ चाहिए। बोले कम रेट पर दे देंगे हम, पैसा ले जाओ। तो कई बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इनको लोन देता है। जब इनको लोन दे देगा तो पैसा इन बैंकों पे ज्यादा हो जाएगा। अब ये उस पैसे को बांटेंगे, है ना? ये इस पैसे को क्या करेंगे? बांटेंगे। तो जब बांटेंगे तो मार्केट में पैसा ज्यादा हो जाएगा, और जब मार्केट में पैसा ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? महंगाई बढ़ जाएगी। यानी कि ये रिजर्व बैंक के हाथों में है ये कहानी, ये रिजर्व बैंक के हाथों में है कहानी सॉरी, कि वो महंगाई को कंट्रोल करे। महंगा कंट्रोल कर सकते, बहुत तरीके हो सकते हैं। बाजार से पैसा खींचने की रिजर्व बैंक की अपनी तरकीब है। बाजार से पैसा खींचने के रिजर्व बैंक इन कॉमर्शियल बैंकों का इस्तेमाल करता है और अपनी पॉलिसीज का इस्तेमाल करता है। मुझे थम्स अप करके बताओ कितने लोगों को मेरी ये बात जो मैंने 100% बताई, सर 50-60% तो समझ में आ गई। प्रिंस राजपूत, डाउट है? पूछिए पूछिए पूछिए। 20 से 22 तारीख तक खत्म हो जाएगी। मॉन्स्टर अजय, कितने लोग कह रहे हैं कि हाँ थोड़ी थोड़ी बात तो हमारे समझ में आई है, ये समझ में आ गई है बात? क्योंकि रिजर्व बैंक का जनता से कोई सीधा संबंध एक्चुअल में होता नहीं है। ठीक है, इसके लिए आरबीआई इसके लिए आरबीआई समझ में आ गई ना? सारा नहीं समझ में आया तो जितना समझ में आया उतनी बात ठीक है, ठीक है। बाकी मैं लिखवाऊंगा तो बता दूंगा मैं। इसके लिए आरबीआई कुछ तरीकों का इस्तेमाल करता है, कुछ तरीके हैं जो आरबीआई इस्तेमाल करता है, कुछ तरीकों का प्रयोग करता है। कुछ तरीकों का प्रयोग करता है। उन्हीं में से एक तरीका है बैंक रेट। बैंक रेट एक तरीका है भैया, जिसे बैंक दर कहते हैं। बिल्कुल भी हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है
क्योंकि ये जो चीजें हैं भैया, ये चीजें अभी आप जब मैं समझाऊंगा पूरे तरीके से तो मैं आपको और भी क्लियर होगा। ठीक है, बैंक दर है, एक होगा रेपो दर। रेपो दर, एक रेपो रेट होती है। क्या होती है? रेपो रेट। मुझे कमेंट करके बताना कितने लोगों ने ये सब चीजें कई बार सुनी है सर। रेपो रेट होती है, एक RRR होती है, वो फिल्म RRR नहीं, इसका अर्थ होता है रिवर्स रेपो रेट। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है रिवर्स रेपो दर। क्या होता है जी? रिवर्स रेपो दर होता है। एक होता है CRR, कैश रिजर्व्ड रेशो। नगद आरक्षित अनुपात। क्या होता है? नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित अनुपात। भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस बात का भी तो ध्यान रखता है कि कोई बैंक दिवालिया ना हो जाए, है ना? कोई बैंक क्या ना हो जाए? दिवालिया, बैंकरप्ट ना हो जाए। फिर वो बेचारे कहां जाएंगे? इस बात को भी बैंक ध्यान रखता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एक होता है SLR, लिक्विडिटी रेशो। जिसे भैया संवैधानिक और संविधिक तरलता अनुपात कहते हैं। क्या कहा जाता है? तरलता अनुपात। अच्छा एक चीज और सुनो, आप कभी अगर आपके पिताजी किसी नौकरी पर रहे होंगे तो वो बता देंगे आप लोगों को। हम एक किस्सा बताते हैं, उससे ज्यादा बात समझ में आएगी। हमारे फैमिली में एक व्यक्ति हैं और उनको कोई जमीन उन्हें खरीदनी थी। तो उनके पिताजी भी सरकारी नौकरी में थे, वो भी सरकारी नौकरी में रहे। तो अचानक से पता चला कि उनके पास पैसा नहीं है। तभी उनको पता चला कि हमारे पिताजी क्या करते थे? नेशनल सेविंग कार्ड्स खरीदते थे, राष्ट्रीय बचत पत्र। वो सरकार से खरीद लेते थे, सरकार उस पर ब्याज देती है और ब्याज देकर उसको महंगा वापस भी खरीद लेती है। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने एक अटैची में राष्ट्रीय बचत पत्र देखे तो उन बचत पत्रों की कीमत 40 से 42 लाख निकली उस समय, और मैं उस जमीन को खरीद पाया। कई बार आप देखते होंगे डाकघर में खाता खुल जाता है ना? क्या खुल जाता है? डाकघर में खाता खुल जाता है। तो कुछ सरकार ऐसे भी काम करती है कि सरकार इन पर नहीं छोड़ती, है ना? RBI के माध्यम सरकार कहती है कि नेशनल सेविंग कार्ड्स बेचिए। तो जैसे मान लो 100 रुपए का नेशनल सेविंग कार्ड्स आपने खरीद लिए, आप गए डाकघर में, भाई साहब हमें नेशनल राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदने हैं। बोले कितने रुपए के? 1000 रुपए के। गांव में देखना कभी जाकर, तो वो 1000 रुपए के कि 100 रुपए का एक है। अब जब 100 रुपए का एक है तो 10 खरीद लाए आप। ये आज साल चल रहा 2025। 2025 के बाद आपने क्या देखा कि 2030 में आपको याद आया कि आपने नेशनल सेविंग कार्ड्स खरीदे थे। वो गए और बोले कि देखो साहब हमें ये बेचने हैं। तो 2030 में उन्होंने कहा कि जो आपने 100 रुपए का खरीदा था वो 130 रुपए का बिक सकता है। उन्होंने कहा कि देखो हमारे पास नेशनल सेविंग कार्ड्स हैं, आप इन नेशनल सेविंग कार्ड्स को वापस ले लीजिए। तो डाकघर ने क्या कहा कि लो 130 रुपए के हिसाब से आप बेच लो। तो 130 रुपए के हिसाब से जो 10 थे वो 1300 रुपए के बिक गए। यानी कि 5 साल में आपको 1000 रुपए के कितने मिल गए? 1000 रुपए पर 1300 मिले, तो 300 रुपए का फायदा हो गया आपको। सवाल यह है कि आज इस फायदे का क्या फायदा होगा और उसका तब क्या फायदा था? जब सरकार ने नेशनल सेविंग कार्ड्स बेचे तो आपकी जेब से 1000 रुपए निकल गए थे, और जब 1000 रुपए निकले तो वो 1000 रुपए आप जो टिक्की चाट समोसे में उड़ा सकते थे, है ना, या बिना वजह जो है जाकर महंगाई बढ़ा सकते थे, वो आपने सरकार को दे दिए। सरकार ने आपके 1000 रुपए अपनी स्कीम्स में लगाए। हो सकता है वहां से 1500-1600 कमाए, 300 रुपए आपको दे दिए। तो एक तो इससे महंगाई कंट्रोल हुई, साथ में सरकार की जो तरक्की है, तरक्की में आप जो है बहुत अच्छे भागीदार बने। एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल LIC का है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, है ना?
लाइफ इंश्योरेंस, शंकर कुमार कह रहे हैं समझ रहे हैं भैया, अगर इससे ज्यादा आसान भाषा नहीं हो सकती, ठीक है, फिर तो मैं ही सरेंडर कर जाऊंगा, ठीक है। अब इससे ज्यादा आसान भाषा में तुम्हें क्या बताऊं, गांव देहात के सब बच्चे हैं, एक एक चीज जानते हैं। हम लोग जो है 20-25 साल तो उम्र हमारी हो ही चुकी है, ये सब देखा है हमने। और अगर हमने इतना नहीं देखा है तो एक बीमारी चल रही है आजकल, 6 पॉकेट सिंड्रोम। तो फिर हम 6 पॉकेट सिंड्रोम के शिकार हैं कि हमें बस कुछ ही लोग पता थे, माँ बाप, दादा दादी और नाना नानी, हम 6 पॉकेटों में रहे। ये आजकल बीमारी चल रही है जिसे 6 पॉकेट सिंड्रोम कहते हैं। तो और हमारी जो पीढ़ी है वो 6 पॉकेट सिंड्रोम का शिकार है नहीं, तो 6 पॉकेट सिंड्रोम के शिकार मत बनिए। हम सब जानते हैं ये बहुत छोटी सी चीजें हैं, इनको क्या है समझने में, है ना। कल को आप एसपी के साथ ड्यूटी करेंगे, एसएसपी का ड्यूटी करेंगे, वो कहेगा अरे इतना भी तो जो है समझ में नहीं आ रहा इस आदमी को, बोले अरे इंस्पेक्टर साहब इसको बदलिए, ये कौन हमारे साथ आपने लगा दिया है। हम इसको समझाते हैं, एक बात छोटी सी बात समझ नहीं आती, पता था अधिकारी लताड़ मार दी, तो समझने की कोशिश करनी है ना। हाँ ठीक है, समझने की कोशिश करनी है, वो लताड़ मार देगा अधिकारी, बोले अरे इंस्पेक्टर साहब किसको हमारे साथ आपने लगा दिया यार, ठीक है। तो समझिए, तो होता क्या है कि जैसे LIC हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, आपने कहा कि जी हमारी 20 साल की पॉलिसी कर दीजिए, हम हर महीने आपको प्रीमियम देंगे। ये प्रीमियम लिया आपने, आपने अपनी LIC जमा करी, सवाल ये निकलता है वो LIC का पैसा कहां जाता है। LIC उस पैसे को आपसे लेती है और वो सरकार को देती है। वो 100 रुपए का 120 कमाती है, तब आपको 108 या 110 रुपए दे देती है ना। तो LIC का पैसा भी सरकार लगाती है, इससे आप, सरकार कोशिश करती है कि आप प्रीमियम लीजिए, सरकार कोशिश करती है अलग अलग स्कीम निकालिए, आप स्कीम निकाल के आप लोगों को मोटिवेट करो ताकि उनकी जेब से जमा निकले, और वो जमा जो निकले तो वो जमा आएगी हमारे पास तो महंगाई कंट्रोल होगी, ठीक है। क्या होगी, महंगाई कंट्रोल होगी। और कई बार महंगाई बढ़ानी भी पड़ती है, तो कोशिश करते हैं कि भी सरकार जो क्या कोशिश करती है कि भाई ये बताइए महंगाई बढ़ानी है, लोगों की जेब में पैसा कैसे पहुंचाया जाए। बैंक कह देगा अरे लोन आसान कर दो, तुम्हारे पास फोन आएगा, नमस्ते भाई साहब नमस्ते, मैं फलाना ढिमकाना बैंक से बोल रहा हूं, क्रेडिट कार्ड चाहिए आपको। बोले अरे हम तो नौकरी नहीं करते। अरे नौकरी से नहीं, आप बस ITR दे दीजिए, पैन कार्ड आधार कार्ड, आपका हम क्रेडिट कार्ड बना देंगे। आप उसको पता है कि जब क्रेडिट कार्ड आपकी जेब में जाएगा तो आप कुछ ना कुछ खरीदारी करोगे, महंगाई बढ़ेगी। फोन आते हैं, लोन चाहिए क्या। अब अचानक से लोन क्यों चाहिए। अब तुम देखना कि जैसे जैसे फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, आप पे फोन जो है ज्यादा आने लगेंगे, ठीक है, क्योंकि लोग, बैंकों को लगता है कि अरे हम तो लोन ही नहीं दे पाए, उसी लोन से बैंक की इनकम है, उसी लोन से बैंक की इनकम है। जब FD लोग करवाते हैं, हाँ FD पर भी यही होता है, लेकिन FD पे ब्याज देना पड़ता है बैंक को FD पर ब्याज देना पड़ता है। अब जो पता चला बैंक को कि 7 साल की ये FD थी, अब 7 साल के लिए बैंक के पास से 10 लाख रुपए आ गए कि इस आदमी ने 7 साल की FD करवाई हमसे, तो वो 7 साल के लिए बैंक के पास पैसे आ गए। अब बैंक उनको सरकार को दे देगा कि जरूरत हो तो बताइए पैसे की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पैसे पड़े हैं कुछ, हाँ जी 7 लाख रुपए पड़े, अभी जमा करवा के गया है 7 साल के लिए, 7 साल के लिए इस पैसे का तुम इस्तेमाल करो। सरकार उस पैसे को ले लेगी और 7 लाख रुपए से सरकार बनाएगी 12 लाख, तो आपको भी दे देगी, मतलब सरकार तो खैर 20 लाख बना देगी, 7 साल में लगभग दुगना हो जाता है पैसा, आपको 14 लाख दे देंगे, 6 लाख तब भी बचे। बैंक बहुत जोर देता है ना, कॉमर्शियल बैंक, FD करा लो, FD क्यों नहीं करा लेते FD क्यों नहीं, तो बैंक बहुत जोर देता है FD पर। तो ये सब वो तरीके हैं कि जिससे बैंक जनता से पैसा खींच भी लेता है और जनता को पैसा दे भी देता है। ये डिपेंड करता है एज पर कंडीशन, उस समय हालात क्या हैं, उस समय हालात क्या हैं। तो कई बार इन चीजों को ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। खुले बाजार की क्रियाएं कहा जाता है इन्हें। क्या कहते हैं भैया, खुले बाजार की क्रियाएं कहते हैं, खुले बाजार की क्रियाएं, दी ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्या बोलते हैं, हाँ बजाज फाइनेंस लोन दे रहे, सब फोन करेंगे तुम्हें। जब तुम्हें लोगों को फोन आने लगे तो समझ लेना कि RBI का डंडा टाइट नहीं है। एक अब तो लोन देने के लिए आएगा, अचानक से महंगाई बढ़ जाएगी, अब RBI क्या कहेगा, अरे अरे क्या कर दिया, पैसे बांट दिए क्या, हाँ बांट दिए, वसूलो। फिर आपसे पैसा आएगा कि नमस्ते मैडम आप ये बोल रहे हैं आपने लोन लिया था जी, आपने लोन जमा नहीं किया, और फिर लोन लेने जाओ, भाई साहब लोन नहीं मिलेगा, अब कंडीशन ज्यादा है, अब सैलरी स्लिप भी दिखाओ,
ITR भी दिखाओ, पैन कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ, अपनी ट्रैक हिस्ट्री दिखाइए, है ना, आप कहां काम करते हो इस बात का सबूत दीजिए। तो ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। आज के लिए मैं माफी चाहूंगा क्योंकि क्लास लेट शुरू हुई, जिसके पीछे एक वजह मैंने आपको बताया, कोहरा बहुत जबरदस्त था और कुछ टेक्निकल ग्लिच भी हो गया था। तो मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं, इस चीज को बहुत माइंड मत करिएगा, ठीक है। कल हम इन सब बातों के बारे में बात करेंगे, ठीक है भैया। चलिए भैया, धन्यवाद, नमस्ते।